Hello everyone, namaste and welcome to this video. I am Dolly and आज हम कवर करेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही बढ़िया और लेकिन थोड़ा सा लंबा है जो बात है। थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा है तो आज हम इसे ही कवर करेंगे विच इज़ वॉट लाइफ प्रोसेस। बायो का ये फर्स्ट चैप्टर है तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। एक सेकेंड। तो ये जो होने वाला है वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक रीडिंग होने वाला है जिसके साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊंगी कि हाँ भाई आखिर ये एनसीईआरटी भैया कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले लाइन से ही स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है बीच से तो पढ़ेंगे नहीं। अच्छा सॉरी, ओके। How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running, or a cow chewing cud, or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. What if the dog or the cow or the man were asleep? We would still think that they were alive. But how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. What about plants? How do we know that they are alive? We see we see them green. Some of us will say, but what about plants that have leaves of colors other than green? They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive, but a plant that is not visible growing is still alive. And some animals can breathe without visible movement, so using visible movement as the defining characteristics of life is not enough. ओवरऑल इस पैरा में यही बता रहा है कि हम कैसे पता करें कि कोई ऑर्गेनिज्म ज़िंदा है या मरा हुआ है। तो मतलब जैसे कि हम कैसे पता करते हैं कि हाँ सामने वाला जो आदमी है या जानवर है वो सांस ले रहा है, तो इसका मतलब कि वो ज़िंदा है। ठीक है, कुछ ऐसे डेली रूटीन्स होते हैं जिससे पता लगता है कि हाँ वो आदमी या वो जानवर ज़िंदा है। बट क्या होता अगर वो किधर गया क्या होता अगर वो सो रहे होते। ठीक है, यहाँ पे नहीं बोला कि अगर क्या होता कि जो ये डॉग है काऊ है मैंने वो सो रहे होते तो हम कैसे पता लगाते कि अरे भाई ये ज़िंदा है या मरा हुआ है। तो कैसे पता लगाएंगे कि वो ब्रीथ कर रहा होगा, इससे हम पता लगा सकते हैं। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स को हम कैसे पता लगाएंगे? तो प्लांट में टाइम के साथ कुछ ना कुछ ग्रोथ होते रहता है, प्लांट ग्रीन होता है। इन सब चीज़ों से ये भी हम पता लगा सकते हैं कि प्लांट भी एक लिविंग थिंग है। तो इस पैरा में इतना ही बोला गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Movements over very small scales will be invisible to the naked eye. Movements of molecules, for example. Is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. तो इस पैरा में ये बता रहा है कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट तो जाहिर सा बात हम देख नहीं सकते। हमारे सेल में जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो क्या है, मॉलिक्यूल का ही तो मूवमेंट है, बट हम उसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से कि पूछे कि वेट अ सेकेंड, हॉर्न बज रहा था गाड़ी का। हाँ, तो हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछे कि क्या ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ के लिए नेसेसरी है, तो वो बोलेंगे हाँ, क्योंकि इन्हीं सारी रिएक्शंस के कारण हम जिंदा हैं। ठीक है, बट वायरस के बारे में क्या, वो तो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते जब तक उन्हें कोई सेल ना मिले। तो हाँ, ये बात सच है, वायरस जो है वो सेल है ही नहीं। जब तक वो मतलब ऐसे ही है, बाहर है, मतलब मैं बैठी हूँ और अगर सामने वो टेबल पे पड़ा है तो वो ज़िंदा है ही नहीं, वो किसी काम का ही नहीं है जब तक उससे मेरी बॉडी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो अपना काम तब दिखाता है जब वो किसी पर्सन के अंदर होता है। ठीक है, और अगर वो बाहर है तो वो सेल है ही नहीं, वो मतलब निर्जीवी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये
इस पैरा में बोला गया है. Why are molecular movements needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them, and so on. Because of the effects of the environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. What are the maintenance processes in living organism? Let us explore. ओवरऑल इस पैरा में भी यही बोला गया है कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो टिश्यू में देखने को मिलते हैं. टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है, यानी उसके अंदर सेल होते हैं, और ये सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी सेल में ही होते हैं. ठीक है, तो अब लाइफ के मेंटेनेंस के लिए क्या क्या प्रोसेसेस ज़रूरी हैं वो चीज़ देखेंगे. एक्चुअली में लाइफ के मेंटेनेंस के लिए जो प्रोसेसेस ज़रूरी हैं उसे ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, आसान भाषा में. ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है. द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर. इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life process. लाइफ प्रोसेस क्या है? मतलब ये चैप्टर ही लाइफ प्रोसेस है. तो पहले हम ये जानते कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस एक्चुअली. तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली कुछ भी नहीं है. लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेस हैं जो कि हमारी लाइफ के मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है, यही न्यूट्रिशन है. तो ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी लाइफ को मेंटेन करें, हम अपना सर्वाइवल मेंटेन कर सकें, हम ज़िंदा रह सकें. ठीक है, हर एक चीज़ हमारे शरीर में परफेक्टली हो पाए. ठीक है, अगर हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस होगी तो क्या हम किसी भी फिज़िकल एक्शन के लिए कैपेबल होंगे? क्या हम अपना हाथ इधर से उधर उठा सकेंगे? नहीं उठा सकेंगे. थोड़ी सी भी कमज़ोरी होती तो हम पड़ जाते हैं बेड पे कि ना भाई हम तो कुछ ना करने वाले. तो सोचो, जब एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो हम क्या ही कर सकेंगे. तो यही कुछ प्रोसेसेस हैं जो लाइफ मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं, उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, और ये भी मैटर नहीं करता कि हम बैठे हैं, हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम मोबाइल देख रहे हैं, हम रील्स चला रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं. इट डजेंट मैटर दोस्तों. लाइफ प्रोसेस हर सेकेंड, हर मिनट, हर टाइम होता रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा दिल ही बोले कि नहीं भाई अभी तो तुम बैठे हो, हम ना धड़केंगे, तो क्या होगा भाई? ब्लड नहीं पंप होगा. ब्लड पंप नहीं होगा तो सारे क्या बोलते हैं सेल्स तक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाएगा. सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाएगा. ठीक है, तो वो एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो वही बात है कि हम चाहे कुछ भी करें, हमारे बाहर के एक्शन से हमारे लाइफ प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, वो होगा ही. नहीं होगा तो फिर समझ लो भाई क्या होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside. A process we commonly call nutrition. If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on Earth depends on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional process. वही बात है, न्यूट्रिशन वाली ही बात है कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें खाना खाना होगा, और इसी इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. न्यूट्रिशन इज़ दी ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ
ऑफ आवर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। The outside sources of energy could be quite varied. Since the environment is not under the control of the individual organism, these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures, as well as to the kind of molecules the body needs to grow. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing, reducing reaction are some of the most common chemical means to break down molecules. For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources of cellular needs is what we call respiration, ठीक है। Now जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो दोनों एक एक करके समझते हैं कि क्या है। बेसिक डिफरेंस भी जानेंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। रेस्पिरेशन, जैसा कि एनसीईआरटी जी ने हमें बताया कि ऑक्सीजन को एक्वायर करना आउटसाइड दी बॉडी, ठीक है, ये हम है, ठीक है, ये हमारा इन्वामेंट है। लेट्स से पेड़ बना लेते हैं तो हमारा क्या होता है, इन्वामेंट बन जाएगा। आपके इन्वामेंट में पेड़ है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो अरे हाँ, आँख नाक तो बना लें, शिट। तो ये हम है, ठीक है। अब हमें चाहिए ऑक्सीजन, हमने ली भर भर के, O2 ली। अब हम ये बात जानते हैं कि फूड जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है, क्योंकि फूड हमारा एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ये बात सब जानते हैं। तो अब खाना जो हमने खा लिया, ठीक है, तो खाना तो ठीक है खा लिया हमने, अब क्या वही खाना हम रखे वैसे ही पेट में पड़ा रह जाएगा? आपने कभी सोचा है कि हमारा खाना डाइजेस्ट क्यों होता है? हाँ, क्या ज़रूरत है डाइजेस्ट होने का? अरे भाई, डाइजेस्ट नहीं होगा तो आप दूसरा खाना नहीं खा पाओगे। जोक्स अपार्ट, ठीक है। अगर देखो डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगा आपका, ठीक है। तो O2 जब हम बाहर से ले रहे हैं अपने खाने को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे माउथ में होता है, ठीक है। आगे का डाइजेशन वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, तो ठीक है। ठीक है, खाने को ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसके हेल्प से? ऑक्सीजन के हेल्प से यार, ऑक्सीजन के हेल्प से। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस जो है हमारा वो है वो है हमारा रेस्पिरेशन। क्या आपको बात समझ में आई? वेट अ सेकेंड, आई होप समझ में आई होगी। नहीं आए तो फिर से समझा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हम हैं, ठीक है। हमने खाया मस्त खाना, मान लीजिए क्या खाया हमने? छोले भटूरे खाए, ठीक है। ये मस्त भटूरे हैं हमारे, और ये प्लेट में ये हमारे छोले हैं, ये प्लेट है हमारा। छोले भटूरे हमने खाए। अब छोले भटूरे खुद से तो डाइजेस्ट नहीं होंगे, ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई स्वाद भी हमने दिया, डाइजेस्ट भी हम खुद से बोले हैं। क्या है यहाँ, क्या मजाक चल रहा है? ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ चाहिए जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करे। वैसे भी डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन, तो इट नीड्स सम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो वही चीज़ हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, विच इज़ व्हाट? O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है हमारे खाने के ब्रेकडाउन में, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अच्छा, आप एक बात खुद सोचो कि जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत भारी लगेज होता है, तो आपको क्या ट्रैवल करने में परेशानी नहीं आती? सही सही बताना, ठीक है। अब ये मत बोलना कि हम तो कूली कर लेते हैं। अरे भाई,
आप अगर मान लो खुद से उठा रहे हो सामान, तो क्या आपको ट्रैवल करने में परेशानी नहीं आती? वही कम सामान हो, मतलब एक आपका स्कूल बैग हो जिसमें आपके सारे कपड़े बड़े पड़े हों, तो क्या आपको परेशानी आएगी? बस कंधे पे टांगा और निकल पड़े घूमने, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। उसी तरह अगर हमारे फूड के पार्टिकल्स, यानी इतने बड़े बड़े भटूरे अगर हमारे पेट में ऐसे ही रहे, मतलब उसे तोड़ा ना जाए, तो क्या वो डाइजेशन में दिक्कत नहीं करेंगे? तो इसीलिए उन्हें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ O2। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम वेट अ सेकेंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। In the case of a single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases, or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? In multicellular organism, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirements of the cell. ओके, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है कि सिंपल डिफ्यूजन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हैं ह्यूमंस में क्यों नहीं हो सकता है? तो यही इसका आंसर है। यहाँ से इन मल्टी सेलुलर से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, बट मैं समझाती हूँ कि एक्चुअली में बोल क्या रहा है। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमीबा ही ले लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा अमीबा। यहाँ पे इसका मान लीजिए क्या हो गया, न्यूक्लियस वगैरह हो गया यहाँ पे कुछ और सेल ऑर्गेनलीज हो गया। अब हमारा जो अमीबा है ये तो सिंगल सेल है, एक ही सेल है। यही एक सेल जो क्या है, इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये खुद ही सब कुछ कर लेगा, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी पर डिपेंड ही नहीं है। तो अब इसका जो ये सिंगल सेल है, ये पूरा का पूरा जो सेल है, ये किसके कॉन्टेक्ट में है? एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में। किसके कॉन्टेक्ट में है? इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में। आगे नहीं लिख सकते, स्क्रीन ख़त्म हो गया है। तो ये किसके कॉन्टेक्ट में है? इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में। जब पूरा का पूरा बॉडी इसका इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो इसे क्या ज़रूरत है कुछ और स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनलीज की, या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड और सेल्स की जो इसकी हेल्प करे डाइजेशन या फिर कुछ भी। खाना मिला इसे, ये इसका सूडोपोडिया होता है जिसको ये क्या बोलते हैं, एडजस्ट करके फूड अपने अंदर लेता है। फूड अंदर गया, फूड वैक्यूल में फूड को मतलब जो करना था सब हो गया उसका। ठीक है, एनर्जी भी ले ली गई। उसके बाद ये डायरेक्ट बाहर एनवायरनमेंट में ये क्या करता है, वही जो सब करते हैं सुबह सुबह, ये भी वही कर देता है। तो ये क्यों कर पाया? क्योंकि ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट पे है। पर वेट अ सेकेंड यार, पर अगर हम हमारी बात करें, ठीक है, क्योंकि यार देखो बायो आया और हमने हमारी बात नहीं की तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो अगर हम हमारी बात करें कि भाई हमारा क्या, हम कहाँ जाए, तो हम देखो ये है कौन, हम। ठीक है, हम क्या है, हमारा जो बॉडी है वो ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है भाई। हमारा ब्रेन किसी और सेल से बना है, हमारा क्या बोलते हैं, स्किन किसी और सेल से बना है। तो देयर आर मोर देन 200 सेल से हमारा जो है बॉडी बना है। तो ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ही नहीं है ना भाई। अब कुछ सेल्स हैं जो अंदर होंगे एकदम, तो वो कैसे आएंगे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में? कैसे इन्वायरमेंट से कांटेक्ट करेंगे? बोलेंगे कि भाई देख अपने को जो है वेस्ट रिमूव करना है, तो मदद करेगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल टिश्यू प्रेजेंट हैं जो हमें इन्वायरमेंट से मिलाने का काम करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसीलिए ये बात बोली गई है कि
डिफ्यूज़न क्यों नहीं हो सकता हमारे में? क्योंकि डिफ्यूज़न हमारे सारे सेल्स तक एनर्जी, ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं सकता। हाँ, मान लो स्किन के सेल्स में पहुंचा दिया, बट अंदर जो सेल्स हैं, हमारे ब्रेन में जो सेल्स है, वो क्या करेंगे? वो तो बैठे रह जाएंगे, ओह माय गॉड अब आएगा ऑक्सीजन, अब आएगा, अब आएगा। लेकिन उन्हें क्या पता, ऑक्सीजन तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसीलिए हमारी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए सिंपल डिफ्यूजन हमारे अंदर बिल्कुल भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। We have seen previously how, in multicellular organisms, various body parts have specialized in the functions they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and the oxygen will also be the function of specialized tissue. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in body. When chemical reaction use the carbon sources and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. If the basic rules for the body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to excretory tissue. Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one. तो इसका मतलब आप समझते हैं कि क्या है भाई? ये कहना चाह रहा है कि देखो, हमने खाना खाया, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कभी आपने सोचा? अच्छा, वो तो आगे हम पढ़ने ही वाले हैं वैसे, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, थोड़ा सा डीप में ही पढ़ने वाली, क्योंकि हर एक टॉपिक को डीप में समझाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा मुंह है, हमने खाना खाया। ठीक है, ये बकल कैविटी है हमारी। खाना गया ईसोफेगस के थ्रू, कहाँ गया? उसमें गया यार, हमारा गया कहाँ पे? स्टमक में। ठीक है, स्टमक में हमारा क्या होता है? 3 तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ HCl, ठीक है, सेकेंड वन इज़ पेप्सिन, एंड थर्ड वन इज़ व्हाट? म्यूकस। सो बेसिकली पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बट इसकी एक शर्त है, ये कहता है मैं ऐसे नहीं काम करूँगा, ना 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 ना, मुझे चाहिए एक एसिडिक मीडियम जो कि HCl प्रोवाइड करता है। आप बोलोगे HCl, ओ माय गॉड, पेट जल क्यों नहीं जाता हमारा? तो देखो, पेट जलता इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो म्यूकस है ना, ये हमारे स्टमक की लाइनिंग है जो कि हमें इस एसिड से बचाती है। ठीक है, तो ये था तो स्टमक का। स्टमक में अब हमारे खाना के साथ इतना अन्याय हुआ, मीडियम जो था वो एसिडिक हो गया हमारे खाना का। ठीक है, क्योंकि उसमें HCl मिक्स हो गया। अब लिवर क्या करता है? लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस फर्दर गॉल ब्लैडर में वो हो जाता है, स्टोर हो जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो यही बाइल जूस जो है खाना को एल्कलाइन बनाता है, क्योंकि अभी अभी वो स्टमक से आया है जो कि काफ़ी एसिडिक मीडियम था। ठीक है, एल्कलाइन बनाता है और साथ ही साथ वो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस, वो बोले कि हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी अपना कुछ ना कुछ योगदान देंगे इस चीज़ में, तो वो भी निकलते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस में आपका ट्रिप्सिन आ जाता है। ठीक है,
और उसके बाद पेनक्रियाटिक अमाइलेस आ जाता है। एंड देन एक और होता है वो आपका लाइपेज, यस लाइपेज होता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो है वो अगेन इमल्सिफाइड प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। लाइपेज जो होता है वही इमल्सिफाइड फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। अब इतना डाइजेशन हो गया तो अब क्या, खाना वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा। क्या बोलेगा कि भाई आरबीसी तू अपना खाना ले जा, ए डब्ल्यूबीसी तू अपना खाना ले जा, ए क्या बोलते हैं, ए दिल तू अपना खाना ले जा। ऐसा थोड़ी होता है भाई, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो होता ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करके ये क्या करते हैं, इनके पास काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं और यही फूड सारे सेल्स तक पहुंचाती है। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन था जो कि उस इससे पिछले वाले पैरा में आपको बता रहा था, ठीक है। अब देखो भाई, सुबह सुबह जो आपको अर्ज होती है कि भाई कौन घुसा है बाथरूम में, जल्दी निकल मेरे को जाना है, तो वो वाली जो आपको चुल मचती है, सबको मचती है। तो वो क्यों मचती है, क्योंकि जो ये डाइजेशन हुआ, इतना कुछ हुआ और आप खाते भी तो कचड़ा ही हो, हैं मोमो खाते हो, बर्गर खाते हो, हैं सब खाते हो, तो कुछ ना कुछ कचरा तो निकलना ही है। रिएक्शन के बाद कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट निकलते ही हैं जिन्हें आपकी बॉडी से हटाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं बाद में जाके। तो एक्सक्रीशन के लिए भी आप कुछ स्पेशलाइज टिश्यू बने, आप थोड़ी भाई जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है जो टिश्यू वही एक्सक्रीशन करेगा। तो वही चीज़ इस पैरा में भी बोली है। बट अगेन इन सारे टॉपिक्स के यानी रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, इन सब के जो है वो बने हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल टॉपिक्स बने हुए हैं। सारे टॉपिक्स में डिटेल में सब कुछ है, तो हम आगे देखेंगे, ओके। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसके आगे के पार्ट्स कंटिन्यू करूँगी, लाऊंगी। तो न्यूट्रिशन जो है वो हम अगले पार्ट में फिर कवर करेंगे। एंड हाँ, ये देखो मैंने बोला था ना वो डिफ्यूजन वाला क्वेश्चन ये रहा एनसीईआरटी में, तो इसका आंसर है वो उस पैरा से आप लिख लेना, एकदम सही आंसर है वो, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो है हम वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया पढ़ने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए प्रेस कर दीजिए ताकि पार्ट 2 आए तो आपको पता लग जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए सो दैट आप अकेले नहीं पढ़ो भाई, अपने दोस्त को भी पढ़ा लो थोड़ा, सब बैक बेंचर मत रहो, हैं पढ़ लो। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।